I thought we are done with that. Anyway, let's talk about earthworm then. अच्छा हो आपने याद दिला दिया, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपको डिटेल में बात ही करना है। ओके, उस दिन प्रॉब्लम क्या था कि इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो रहा था, इसलिए मैंने ये सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं लिया उसका। ओके, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले बात कर लेंगे। मुझे अभी याद आ रहा है कि हमने जो लास्ट डायग्राम ड्रॉ किया था, आप वो लास्ट डायग्राम देख लीजिए प्लीज अर्थों का। हमने नेफ्रिडिया ड्रॉ किए थे, है क्या नेफ्रिडिया आपके पास? प्लीज देख लीजिए। नेफ्रिडिया है क्या, देख लीजिए प्लीज। यस, नेफ्रिडिया के बारे में हमने ऐसा कहा था कि 3 प्रकार के। मेन बात क्या है कि नेफ्रिडिया का काम क्या है? नेफ्रिडिया का काम है वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है, उस नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को कैटाबोलाइज करके, उसको मेटाबोलाइज करके उसको सेग्रीगेट करना है। ओके, अर्थवॉर्म के बारे में हमने ये भी देखा कि अर्थवॉर्म का जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो है यूरिया। इसलिए हमने कहा कि एडल्ट अर्थवॉर्म जो है वो यूरियोटेलिक है, लेकिन मॉनसून के सीजन में वो अमोनोटेलिक हो सकते हैं, यानी दे माइट स्टार्ट सीक्रेटिंग आउट अमोनिया ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून। ओके, क्योंकि मॉनसून में वाटर अवेलेबिलिटी भरपूर रहता है, जिसके पास पानी भरपूर है वो अमोनिया बाहर सीक्रेट कर सकता है। क्योंकि अमोनिया बाहर सीक्रेट करने के लिए अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक होता है, और इस टॉक्सिक अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में वाटर लॉस होता है। बराबर है? ओके, तो इसलिए किसी ने भी अगर सवाल पूछा कि अरे अर्थवॉर्म कैसा है, क्या है नेचर उसका एक्सक्रीशन का, तो हमारा पहला आंसर यूरियोटेलिक ही रहना चाहिए। जनरल पूछा है तो हमारा आंसर भी जनरलाइज रहना चाहिए। लेकिन मॉनसून में इट माइट चेंज टू अमोनोटेलिक। एग्जाम में भी अगर किसी को पूछना है तो आपको स्पेसिफिकली पूछेंगे, अगर उनको अमोनोटेलिक आंसर चाहिए तो वो स्पेसिफिकली आपको मॉनसून इस हिसाब से पूछेंगे। अगर आपको जनरल सवाल पूछा गया है तो आपने स्पेसिफिकली उसका जनरलाइज आंसर यूरियोटेलिक ऐसा ही देना चाहिए। समझ गए आप? ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है 1 मिनट में अपलोड करता हूं। Let's look at the reproductive system. Yes, आपके स्क्रीन पे आएगा, देखिए अभी। डेंजरस दिख रहा है एकदम। डरिए मत लेकिन उसको, डोंट वरी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अर्थवॉर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अर्थवॉर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अर्थवॉर्म से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि earthworm are
bisexual, they are monoecious, or they are तीन अलग अलग वर्ड्स हैं हमारे पास। हम कह रहे हैं कि अर्थवर्म आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है एक बॉडी में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दिखेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दिखेगा। एक ही बॉडी में दोनों सिस्टम मिल रहे हैं, इसलिए बाय। लेकिन कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बाइसेक्सुअल है, जिसकी एक ही बॉडी में दोनों सिस्टम्स है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, जिस वर्ड को या जिस कंडीशन को हम बाय यानी टू इस वर्ड से डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसी कंडीशन को हम मोनो यानी सिंगल इस नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये कितना सरप्राइजिंग है, देखिए इसका मतलब बायोलॉजी में 2 = 1 ऐसा हो गया। बाय का मतलब वही और मोनो का मतलब वही, ये कैसे क्या पॉसिबल है? तो आप देखिए बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को मोनोशियस भी कहते हैं। मोनो यानी सिंगल, ओशिया यानी बॉडी, ओशिया यानी बॉडी। तो आप जब मोनोशियस कह रहे हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अर्थवर्म में अगर आपको दो अलग अलग सेक्सेस देखने हैं, सेक्सेस तो दो अलग अलग देखने हैं, लेकिन वो दो अलग अलग सेक्सेस देखने के लिए आपको दो अलग अलग अर्थवर्म पकड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कॉकरोच में आपको दो अलग अलग कॉकरोच पकड़ने पड़ते थे, मेल कॉकरोच अलग था, फीमेल कॉकरोच अलग था, वैसा अर्थवर्म में नहीं है। अर्थवर्म में आपको दो सेक्सेस देखने के लिए एक ही बॉडी पकड़ना जरूरी है, एक ही अर्थवर्म पकड़ना जरूरी है, इसलिए मोनोशियस। उस एक ही अर्थवर्म में आपको मेल पार्ट भी मिलेगा, आपको फीमेल पार्ट भी मिलेगा। ओके, और इसमें तीसरा एग्जांपल दिया है उन्होंने, या तीसरा नाम उसी कंडीशन को डिफाइन करने वाला तीसरा नाम जो है वो है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट ये दो वर्ड्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन में माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, जैसा रामायण है, महाभारत है, इन्हें माइथोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार से ग्रीक सिविलाइजेशन में जो माइथोलॉजीज है, उन माइथोलॉजीज में हर्मिस नाम के एक उनके भगवान है। ग्रीक माइथोलॉजी में हर्मिस is considered to be the god of masculinity, मर्दानगी का देवता है। तो हर्मिस रिप्रेजेंट्स मेल, एफ्रोडिस ये उनकी देवी है, शी इज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। सो एफ्रोडिस रिप्रेजेंट्स फीमेल। हमने साइंस में इन दोनों वर्ड्स को एक साथ लेके आए, हर्मिस और एफ्रोडिस से बना हर्माफ्रोडाइट, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है उसमें मेल पार्ट भी है और उसमें फीमेल पार्ट भी है, हर्माफ्रोडाइट। समझ रहे हैं आप? ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है व्हेन इट कम्स टू द स्टडी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, पहले ये स्टेटमेंट लिखिए प्लीज, फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे थोड़ा थोड़ा। प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट।
ओके, अभी देखिए, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। इन सभी वर्ड्स का एक ही मतलब है, हमें ये सभी वर्ड्स ठीक से पता रहने चाहिए। और मैं तो ड्रॉ करने वाला हूं, आप भी ड्रॉ करने वाले हैं, लेकिन पहले मुझे ड्रॉ करने दीजिए। हम पहले ड्रॉ करेंगे, हम पहले समझ लेंगे, फिर आप ड्रॉ कीजिए। आप जब ड्रॉ करेंगे आप यहां भी देख सकते हैं, नहीं तो मैंने वहां पे स्क्रीन पे जो डायग्राम ड्रॉ किया, स्लाइड जो अपलोड किया है, आप वो स्लाइड देखकर भी आपका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो बीच में। लेकिन अभी इमीडिएटली ड्रॉ मत कीजिए। आप में से कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है, पता है मुझे, बट दैट विल बी फूलिशनेस, दैट विल बी डॉन्की वर्क। ओके, क्योंकि आपको फिलहाल पता नहीं है कि वो डायग्राम में है क्या, है कि नहीं। ओके, तो ये डायग्राम जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए अभी यहाँ पे सेगमेंट्स की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा हमको। मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं कि अर्थवर्म में सेगमेंट्स की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ता है। बाकी के नीचे की हमको वैसे कुछ खास जरूरत नहीं है। ओके, अभी you can see the diagram with you. I am also looking at the diagram with me currently. हमें सबसे पहले we are supposed to deal with the एक मिनट, हम सबसे पहले मेल पार्ट देखेंगे इस डायग्राम का। ओके, अभी आपको जो मैंने डायग्राम दिया है, ठीक है, उसमें मेल पार्ट लिखिए। अभी हम जब भी किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के मेल पार्ट के बारे में बात करते हैं, मेल पार्ट इज ऑलवेज अबाउट अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ओके, और अर्थवर्म के पास जो पेयर ऑफ टेस्टिस है, आपके पास जो मैंने डायग्राम लोड करके रखा है, आप उसमें भी देख सकते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस जो है, दे आर फाउंड इन सेगमेंट नंबर 10 एंड 11। ओके, आपको जो डायग्राम मैंने दिया हुआ है, मैं अभी उसकी तरफ देख रहा हूं और मैं सेगमेंट नंबर 10 और 11 की तरफ देख रहा हूं। अभी 10 और 11 में मुझे कुछ इस तरह से चीजें दिख रही है, 6 7 8 9 10। ये देखिए, ये पेयर ऑफ टेस्टिस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये टेस्टिस है एंड दे आर प्रेजेंट इन द टेस्टिक सैक।
आपको अगर ये डायग्राम ज्यादा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम है आप वहां भी सेगमेंट नंबर 10 और 11 देख सकते हैं। समझ रहे आप? ओके, अभी ये टेस्टिस सैक में ओके उसमें जैसे आप देख सकते हैं इट इज ऑल्सो हैविंग द it is also having what is called as the seminal vesicles। ये नाम हमने इससे पहले भी देखे हुए हैं, seminal vesicles। ओके, फिर आपको सेगमेंट नंबर पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, और यहां से फिर हम धीरे धीरे हम जा रहे हैं, वी विल बी मूविंग, सॉरी this long tube is going somewhere towards segment number, it is ending into somewhere in the segment number 17। I hope आपको आपके यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें ये थोड़ा बहुत दिख रहा है। अगर ये नहीं दिख रहा मैं आपको और एक डायग्राम देता हूं। ओके, I am having another diagram, let's try to upload that। ये थोड़ा आपको ड्रॉ करने के लिए आसान जाएगा, ये दूसरा डायग्राम जो है वो समझने के लिए और ड्रॉ करने के लिए थोड़ा आसान जाएगा। यस, ओके, अभी टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनने वाले हैं वो स्पर्म्स ये लॉन्ग ट्यूब जो है ये लॉन्ग ट्यूब जो है उसे कहते हैं वैसा डिफरेंशिया। इस लॉन्ग ट्यूब से अल्टीमेटली दे आर कमिंग डाउन इनटू द सेगमेंट नंबर 17 एंड 18। और ये 17 और 18 जो है इनमें अभी देखिए हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज इट इज स्टिल पार्ट ऑफ द ये ग्लैंड्स है, ये दो अलग अलग ग्लैंड्स एक साथ, these are two different glands that have come together। ओके, कौन से दो अलग अलग ग्लैंड्स है ये है, आप भी डायग्राम में देख सकते हैं, these are the आपका प्रोस्टेटिक एज वेल एज स्पर्मेटिक डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। ओके, मैं आगे जाके आपको लिख के दूंगा कि ये ग्लैंड्स जो है इनका काम क्या है, ये मैं आपको बाद में लिख के देता हूं। लेकिन अल्टीमेटली
काम क्या चल रहा है देखिए, टेस्टिस स्पर्म्स बनाएंगे, वो स्पर्म्स सेगमेंट नंबर 10 और 11 में टेस्टिस स्पर्म्स बनाएंगे और वो स्पर्म्स इस लॉन्ग ट्यूब से वास डिफरेंशिया में आएंगे इन द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, उन स्पर्म्स को एक्टिवेट करता है, उन स्पर्म्स को मोटिवेट करता है, उनको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंड अल्टीमेटली दीज स्पर्म्स जब अर्थवर्म सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा, अल्टीमेटली दीज sperms will be given out of the body by these two openings। ये देखिए ये अर्थवर्म हमने जिस दिन शुरू किया था उस दिन का अगर लेक्चर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था अर्थवर्म को अगर आप नीचे से देखेंगे वेंट्रल साइड से तो सेगमेंट नंबर 18 में दो ओपनिंग्स दिखते हैं। ये दो ओपनिंग्स मेल जेनाइटल पोर से, ये दो ओपनिंग्स मेल ओपनिंग से जिसमें से स्पर्म्स बॉडी के बाहर बनेंगे। समझ गया? ओके, ये किसका पार्ट हो गया? ये अर्थवर्म का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, कंटेनिंग अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल। उन टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनने वाले वो स्पर्म्स को नीचे तक लेके आने के लिए वासा डिफरेंशिया नाम के लॉन्ग ट्यूब्स, वो स्पर्म्स को एक्टिवेट करने के लिए, वो स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट एंड ग्लैंड्स, एंड फाइनली वो स्पर्म्स को बाहर रिलीज करने के लिए दो मेल जेनाइटल ओपनिंग्स, मेल जेनाइटल पोर्स ओपनिंग इन सेगमेंट नंबर 18। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अर्थवर्म का उसमें झंझट ज्यादा है थोड़ा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इजी है कंपैरेटिवली, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ही आसान है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, यू शुड लुक इनटू सेगमेंट नंबर 12 and 13। ये मैं फीमेल सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो छोटे छोटे तिल के दाने जैसा या मोहरी के दाने जैसा, मस्टर्ड के सीड जैसा जो चीज मैंने ड्रॉ किया है इन बिटवीन सेगमेंट नंबर 12 and 13, these are nothing but pair of ovaries found between segment 12 और 13। ये पेयर ऑफ ओवरीज जो है अल्टीमेटली दे ओपन ये है अर्थवर्म का ओविड्यूकल फनेल्स। आप उनको ओविड्यूकल फनेल्स भी कह सकते हैं, आप उनको ओवेरियन फनेल्स भी कह सकते हैं, आप उनको ओविडक्ट भी कह सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। यहां अगर ओवेरियन फनेल दिया है तो हम वही लिखेंगे, दैट इज somewhere between segment number 13 और 14, and finally it is opening outside the body in the form of female genital pore in the segment कौन सा है 14। जैसा मेल जेनाइटल पोर जो था वो सेगमेंट नंबर 18 में खुल रहा था, वैसे फीमेल जेनाइटल पोर जो है वो एक ही है, सिंगल ओपनिंग सेगमेंट नंबर 14 फीमेल की बात चल रही है, दो ओपनिंग सेगमेंट नंबर 18 मेल की बात चल रही है। और इसमें एक लास्ट चीज अभी, लास्ट सेगमेंट नंबर 6, 7, 8 और 9, इसलिए मैंने 6 पहले लिख के रखा था। यहां भी देखिए अभी मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं।
सेगमेंट नंबर 6, 7, 8 और 9। ये मैंने क्या ड्रॉ किया, देखिए ये इस प्रकार से ये ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे इधर 4 और इधर 4, यानी टोटल 8, यानी 8 को हम 4 पेयर्स में भी लिख सकते हैं। दीज आर स्पर्मेथिका। कॉकरोच में भी था स्पर्मेथिका, देख लीजिए एक बार। और स्पर्मेथिका के बारे में हमारे पास जानकारी क्या है कि टोटल है 4 पेयर्स इन सेगमेंट नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो एक ही बॉडी में आपको मेल पार्ट भी मिल रहे हैं, फीमेल पार्ट भी मिल रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मिल रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मिल रहा है। इसलिए अर्थवर्म को दोनों सेक्सेस एक ही बॉडी में बाइसेक्सुअल कहते हैं। एक ही बॉडी है मोनोशियस। आई बात ध्यान में? ओके, अभी या तो आपके पास जो डायग्राम है वो देखकर, नहीं तो ये डायग्राम देखकर जल्दी से इसको ड्रॉ कीजिए। चलिए, सुयश ने सवाल पूछा है कि सर अर्थवर्म को एग्स देने के लिए सेकंड पार्टनर की जरूरत होती है, ऐसा इंटरनेट पे दिया है। बेटा पहली बात, इंटरनेट पे ऐसा कुछ ढूंढो मत प्लीज। ओके, उसको कितने पार्टनर की जरूरत है वो उसका निजी सवाल है, अपना सवाल नहीं है। समझ गया? ओके, और प्लस मैंने अब तक यही बात की है कि उसके पास दोनों सेक्सेस है। मैंने अब तक कहीं भी ये नहीं बोला कि वो अकेला बच्चे पैदा करने वाला है या 4 लोगों को बुला के बच्चे पैदा करने वाला है। ओके, हमने वो बात कहीं भी नहीं किया है अब तक। सो currently let's look at only at the reproductive system. We are not yet talking about how it is going to use the system. सेगमेंट्स के नाम नंबर लिखिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 और 18। 14 में सिंगल ओपनिंग है फीमेल की, 18 में 2 ओपनिंग्स है मेल की। अरे यार, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? पहले ये पूरा कीजिए ना, फिर मैं आगे का बताऊंगा आपको। अब तक ये पूरा नहीं हुआ, आप आगे के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? थोड़ा सब्र करो।